दरवाजे पर होती दस्तक ने मुझे नींद में भी झुंझुलाने पर मजबूर कर दिया था। मुझे इस बेवक्त की आमद से सख्त खौफ होती थी। इस वक्त मेरा बिल्कुल भी उठकर दरवाजा खोलने का दिल नहीं कर रहा था। ये वक्त तो मेरे आराम का था। जाने कौन था जो ये मेरे आराम में खलल डालने आ गया था। हालांकि सभी मेरी इस आदत से वाकिफ थे कि मैं रोजाना 2 बजे से लेकर 4 बजे तक सोती थी। चूंकि मैं तहज्जुद के वक्त जागती थी, तो दोपहर में इस वक्त मेरा सोना लाजमी होता था। नहीं तो नींद पूरी ना होने की वजह से मैं बोलाई बोलाई सी फिरती थी। ऊपर से सर दर्द अलग में। कुछ देर बैठी सोचती रही कि शायद दस्तक देने वाला वापस चला जाए, मगर उसका ऐसा कोई इरादा नहीं लग रहा था। चारों नाचार मैं बिस्तर से उठी, दुपट्टा सलीके से सर पर जमाया और पैरों से चप्पल अड़ीसते हुए चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ी। अब जो कोई भी था, उसके सामने मैं आंखें माथे पर तो नहीं रख सकती थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मेरा दोस्त काशिफ खड़ा था। वो घबराए हुए अंदाज में पार पार इधर उधर देख रहा था। उसकी पेशानी पसीने से भरी हुई थी और चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। दरवाजा खोलते ही वो एकदम अंदर दाखिल हुआ और मुझे साइड पकड़ के दरवाजे को फौरन कुंडी लगा दी। मैं इस सिचुएशन से एकदम बौखला सी गई। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने बामुश्किल अपनी सांस बहाल की और उससे पूछा कि क्या बात है काशिफ, तुम किससे भाग रहे हो? सब खैरियत है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो और तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मेरी बात सुनकर वो एकदम से हड़बड़ा गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी होश में आया हो। उसने एक नजर मुझे देखा, फिर अपने चेहरे पर हाथ फेरा और खुद जो संभलता हुआ बोला कि नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं। मैंने क्यों घबराना है या किससे भागना है? वो बस वैसे ही जरा घूमने फिरने के लिए निकला था, तो पीछे पड़ोसियों के कुत्ते लग गए। बस उन्हीं से बचने के लिए यहाँ आ गया, और तो कोई बात नहीं है। उसने अपनी तरफ से मुझे मुतमईन करने की पूरी कोशिश की थी, मगर मैं कोई पागल तो न थी कि उसकी बनाई हुई कहानी में आ जाती। जरूर असल वजह कोई और ही थी जो वो मुझसे छुपा रहा था। मैंने उसके सामने ऐसा तासुर दिया जैसे मैंने उसकी बात का यकीन कर लिया है, और फिर उसे लेकर बरामदे में आ गई। साथ ही साथ मैं मुसलसल ये सोच रही थी कि वो मुझसे आखिर क्या छुपा रहा है, और क्यों? वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हमने आज तक एक दूसरे से कोई भी बात ना छुपाई थी। आज जाने उसे क्या हो गया था, वो ऐसे क्यों कर रहा था। इन्हीं सोचों में गुम मैंने उसे पानी का गिलास लाकर दिया, जो उसने बाएं हाथ से पकड़कर मेज पर रख दिया, और फिर बेचैनी की सी कैफियत में इधर उधर देखने लगा। उसका चेहरा शदीद सुर्ख हो रहा था। साथ ही साथ उसका सांस भी मजीद फूलता जा रहा था। वो शदीद इज़्तिराब की सी कैफियत में था। मैंने ये बात नोट की थी कि जब से वो आया था उसने अपनी कमीज को आगे से पकड़ा हुआ था। मैंने उसे पानी पीने का कहा तो वो फौरन से कमीज को यूं ही पकड़े जाकर वॉशरूम में बंद हो गया। मैं काफी देर उसके बाहर आने का इंतजार करती रही। जब 5 मिनट से भी ज्यादा वक्त गुजर गया और वो बाहर ना आया तो मैं सोच में पड़ गई। आइन उसी वक्त घर के बाहर से कदमों की भारी चाप सुनाई दी, और साथ ही साथ कई आदमियों के एक साथ बोलने की आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ सोचकर मैं जीने की तरफ बढ़ी और फिर जीने पर चढ़ती छत पर जाने लगी। छत की मुंडेर इतनी ऊंची ना थी, बंदा आसानी से इधर उधर देख सकता था। मैं मुंडेर के करीब आई और झांक कर देखने लगी। नीचे से 4 से 5 आदमी गुजर रहे थे। उन्होंने लाठियां और डंडे उठाए हुए थे और वो किसी को तलाश कर रहे थे। मैंने उनकी बातें सुनने की कोशिश की तो वो कह रहे थे कि ढूंढो उस साले को। ऐसे कैसे वो हमारी लड़की लेकर भाग गया? उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसकर हमारी ही लड़की को अय्याशियों के लिए उठा लाया? चाहे जो भी हो जाए, हम किसी कीमत पर उसे उस लड़की के साथ याशियां नहीं करने दे सकते। समझता क्या है वो खुद को? ज्यादा जवानी चढ़ी हुई है। एक दफा हाथ लग जाए, दोबारा किसी भी लड़की को हाथ लगाने से पहले 100 मर्तबा सोचेगा। तभी उसके साथ चलता हुआ दूसरा बोला, वो बहुत शातिर और तेज है। ये कोई पहली लड़की नहीं है जिसको वो उठा कर लाया है। वो हर हफ्ते ही 2-3 लड़कियां उठा कर लाता है और फिर उन्हें कहाँ छोड़ता है कुछ पता नहीं। वो बातें करते करते दूर निकल गए थे, जबकि मैं हक तक से अपनी जगह पर खड़ी थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैंने सुना है वो सच है या झूठ। लेकिन ये लोग झूठ क्यों कर बोलेंगे? और दूसरा, मेरे दोस्त की हालत भी तो मेरे सामने थी। उसका घबराना, उसके चेहरे का उड़ा रंग, सब मेरे सामने ही तो था। साफ पता चल रहा था कि वो किसी से डरकर भाग कर आया है। अगर उन लोगों की बातें सच थीं तो क्या मेरा दोस्त वाकई एक गिरा हुआ इंसान था? क्या वो सच में हल्के किरदार का था? मैं तकरीबन 7 महीने से उसके साथ थी,
मैंने आज तक उसमें कोई बुराई न देखी थी। फिर ये लोग क्या कह कर गए थे? मेरे साथ तो वो जब भी होता हमेशा सुलझा हुआ, शरीफ और खानदानी लगता था। लेकिन उन आदमियों की बातों को झुटलाया भी तो ना जा सकता था। उनके मुताबिक तो उसने कई लड़कियों को उठाया था, और लड़कियों को क्यों उठाया जाता है इसका मतलब मैं बखूबी समझती थी। उनकी बातों से बस इतना ही अंदाजा लगा पाई थी कि शायद मैंने अपने दोस्त को समझने में गलती कर दी है। वो तो वो था ही नहीं जो मैं उसको समझती थी। उसका असल चेहरा तो आज उन आदमियों की बातें सुनकर मेरे सामने आया था। मेरी आंखों से दो तीन बागी आंसू टूट कर गिरे थे। ये शायद मान टूटने के दुख में थे। मैं उसको क्या समझती थी और वो क्या निकला। किस इंसान से दोस्ती कर ली थी मैंने। मुझे रह रहकर खुद पर अफसोस हो रहा था। बेख्तियार ही मुझे उसके पिछले कुछ दिनों की हरकत याद आई। मेरा नाम सुमेरा है। मेरी उम्र 24 साल है। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उम्मीद है आप सुनकर एक सबक हासिल कर पाएंगे। ये बात आज से ठीक 6 साल पहले की है। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। मेरी पैदाइश एक शरीफ और मोअज़्ज़ज़ खानदान में हुई थी। खानदान क्या था, बस अम्मा अब्बा और दादी ही थे। दादा अल्लाह को प्यारे हो गए थे और अब्बा का कोई बहन भाई था ही नहीं। अब्बा एक प्राइवेट स्कूल में गार्ड की नौकरी करते थे। दादा की वाकफियत की वजह से तनख्वाह पुरकशिश थी, तो हमारा गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। वैसे भी घर में कुल मिला के 4 ही अफराद थे, तो कभी हाथ तंग हुआ ही नहीं। घर दादा अपनी हयात में ही बना गए थे, जिसका एक पोर्शन किराए पर लगा हुआ था। जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। लेकिन बुरा वक्त कब बता कर आता है। घर में जाने क्यों अब्बा और अम्मा के अचानक झगड़े शुरू हो गए, और उन्हीं झगड़ों ने एक दिन हमारा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। एक दिन अब्बा स्कूल से वापस आ रहे थे तो बेध्यानी में उन्हें पता ही न चला कि कब वो तेज रफ्तार गाड़ी के आगे आ गए। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक गाड़ी अब्बा को हिट कर चुकी थी। वही लोग अब्बा को अस्पताल ले गए, लेकिन अब्बा एक टांग से हमेशा के लिए माजूर हो चुके थे और एक बाजू मुकम्मल काट दिया गया था। खबर थी या कोई सूर जो किसी ने हमारे कानों में फूंका था। हम जहाँ थे वहीं थम गए थे। अब्बा एक हफ्ता अस्पताल में दाखिल रहे और फिर उन्हें डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया। वो बिल्कुल बिस्तर से लग कर रह गए थे। अम्मा सुबह शाम अब्बा को कहती कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा था कि सुधर जाओ, तुम्हारा यही अंजाम होना था। मैं कई मर्तबा अम्मा के अल्फाज पर गौर करती, मगर कुछ समझ न पाती, क्योंकि उस वक्त मैं महज 12 साल की थी। एक दिन मैं दादी के हमरा पड़ोस में गई हुई थी। जब वापस घर आई तो एक और कयामत हमारी मुंतजिर थी। अम्मा हस्बे मामूल अब्बा से लड़ी थी और अब्बा से तलाक लेकर घर छोड़कर चली गई थी। दादी ने सर पीट डाला था, लेकिन अब क्या हो सकता था। गुजरा वक्त तो वापस नहीं आ सकता था। वक्त गुजरता रहा। अब्बा 2 महीने बाद बाकी चोटों से सेहतयाब हो गए थे, मगर टांग की मजूरी और हाथ की अतम मौजूदगी की वजह से स्कूल से निकाल दिए गए थे। लेकिन यूं घर में बैठ जाने से तो कुछ हासिल नहीं होने वाला था। मेरे अब्बा हमेशा मेहनत करके ही खाते थे, और जिसको मेहनत की आदत हो वो भला कब फारिग घर में बैठ सकते हैं। यही हालत अब्बा की भी थी। अब्बा बेसाखियों के सहारे चलते थे। आखिर फिर उन्हीं लोगों ने, जिनकी कार से अब्बा का एक्सीडेंट हुआ था, अब्बा को एक होटल में मुंशी लगवा दिया। दिन गुजरने लगे। यूं 5 साल मजीद गुजर गए। एक दिन रात में मेरी आंख खुली तो अब्बा न जाने क्यों दादी से लड़ रहे थे। मुझे लड़ाई की वजह तो समझ आई, मगर मेरी आंखों के सामने मेरी दादी दिल पर हाथ रखती नीचे गिरी और फिर दोबारा कभी नहीं उठी। अब्बा दादी की मौत के बाद बिल्कुल टूट कर रह गए थे। वो ये पैदर पैक कई सदमे बर्दाश्त न कर पा रहे थे, और सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का था कि वो अपनी माँ की मैयत को कंधा न दे सके थे। मैं अपनी तरफ से अब्बा को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर वो किसी तौर भी संभलने में ना आ रहे थे। उनकी हालत किसी दीवाने जैसी हो रही थी। मैं बिल्कुल अकेली और बिल्कुल कमजोर पड़ गई थी। किसको कहती और किससे फरियाद करती। अपना कोई था ही नहीं। ना कोई ताया, ना चाचा, ना फूफी, और अम्मा की तलाक के बाद तो अब तक मेरे ननियाल से कोई भी ना आया था। मैं तो जानती भी न थी कि मेरा ननियाल कौन सी जगह है। मैंने तो महज उस जगह का नाम ही सुना था। अब्बा को बिल्कुल चुप सी लग गई थी। ये नौकरी भी छुट्टियों की वजह से हाथ से निकल गई थी, और हमारे किराएदार भी न जाने क्यों घर खाली करके चले गए थे। हालात जितने अच्छे थे उतने ही बदतर होते जा रहे थे। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद मैं अब्बा को मनाने पर राजी हो गई कि दादी और अम्मा की जो जेवरात हैं उनको बेचकर कोई ऐसी दुकान डाल लें। अब्बा मेरी बात से राजी हो गए थे। चुनाचे उन्होंने घर से तकरीबन 15 मिनट के फासले पर एक डबल शटर दुकान खरीद ली, और किराने के साथ साथ रेडीमेड कपड़े भी रख लिए।
उस दिन मैंने घर में कुरान ख्वानी रखी थी। ये अब्बा की सेहत और दुकान की खैर बरकत के लिए रखी थी। मोहल्ले की तकरीबन सारी खातून ही मेरे घर जमा थी। अब्बा बाहर से पकी पकाई देख लेकर आए थे। बाकी हलवा और खीर मैंने घर पर ही बना ली थी। तभी अब्बा ने कहा कि कुरान खानी दुकान के लिए है, तो तुम कुछ औरतों को लेकर दुकान पर आ जाओ ताकि दुकान पर भी कुरान खानी हो सके। मैं कुछ औरतों को अपने साथ लिए दुकान पर कुरान खानी करने गई। वहां मुझे खुद पर बार बार किसी की नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। तभी मैंने अचानक देखा तो एक खुद शक्ल लड़का था जो मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं जितनी देर भी वहां रही वो मुसलसल मुझे ही देखता रहा। मुझे बेहद खौफ हुई थी। मैंने कई मर्तबा इशारे से उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन वो आगे से हंस देता था। खैर मैंने उसे इग्नोर किया और घर आ गई। दिन आगे गुजरने लगे। अब्बा की हालत देखकर मुझे यकीन आ गया था। खैर एक दिन यूं ही दोपहर के खाने का वक्त था। मैं अब्बा के लिए टिफिन तैयार कर रही थी ताकि उनको खाना भेज सकूं। अब्बा कभी कभी खुद घर आ जाते थे, लेकिन ज्यादातर वो किसी न किसी को भेज देते थे जो उनका खाना ले जाता था, या फिर अगर आस पड़ोस से कोई उस तरफ जा रहा होता तो उसके हाथ भेज देती थी। मैं टिफिन तैयार करके उठी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। ये अब्बा की दस्तक नहीं थी, मतलब अब्बा ने किसी को भेजा था। मैंने टिफिन उठाया और दरवाजे पर जाकर दरवाजा खोला तो मेरी आंखें मारे हैरत के फटी रह गई।